नरोला साहब नमस्कार। सर नमस्कार सर। हम तो आपकी आवाज सुनने के लिए बड़े उतावले रहते हैं और आज तो हम सोचते हैं कि हम सारे बड़े भाग्यवान हैं कि आज गौरंग सर आए हैं आपके शो पे। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। धन्यवाद सर। और आपके जो शब्द हैं ना, है सर, आपके जो शब्द हैं वो बड़ी ऊर्जा देते हैं और बहुत एनर्जेटिक आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे से शब्दों के लिए। थैंक यू। और सर मेरी तरफ से गौरंग सर को बहुत बहुत नमस्ते और हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कहता हूँ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। यानी गौरांग जी के बहुत सारे दर्शक फैन हैं। गौरांग जी वैसे भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं सर आप, और कुछ कहना चाहेंगे? नरोला साहब आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं सर, गौरांग सर। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए। और जो शब्दावली का आपने प्रयोग किया है, दिल को छू गया है, मन को छू गया है। और हमारी तरफ से भी आपको सादर प्रणाम, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी और आपकी परिवार की सेहत सदैव अच्छी बना करके रखें। नरोला साहब क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आज आप? सर मैंने कल एक पीएफसी का पुट ऑप्शन लिया था 192.50 में। पीएफसी का? जी सर। अच्छा, कोई खास वजह? सर मेरे को थोड़ा सा इसमें गिरावट लग रही थी। ठीक है। और इसका 160 के भाव पे लिया था मैंने ये। अच्छा। पूछते हैं यहाँ पे गौरांग सर, इनको यहाँ पे लग रहा है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में दबाव देखने को मिल सकता है। अब इन्होंने यहाँ पर इसमें बिकवाली की है, शेयर में एक अच्छी रिकवरी मोड में ये दिखाई दे रहा है। शायद इस वजह से इनको लगा कि अब पुट खरीद लेते हैं, शायद अब इसमें दबाव देखने को मिलेगा। इनका ये निर्णय कितना सही मानते हैं? और आज हालांकि इनको मुझे लगता है इनके पुट ऑप्शन को इनको प्रॉफिट भी हो रहा होगा, क्योंकि 2.25% के आसपास की गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है आज। आप क्या मानना है ओवरऑल इस सेक्टर को लेकर के, और इस कंपनी पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये पुट कॉल और फ्यूचर्स को लेकर के ना, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप अपना जोखिम को ध्यान रखिए और फिर निर्णय कीजिए आप कि आपको कामकाज करना है या नहीं करना है। जहां तक क्षेत्र और कंपनी का सवाल है, मेरे ख्याल से ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत प्रयास किए गए, नीतियों में बदलाव किया गया है, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए और इन कंपनियों को मुनाफा या फिर उसको एडवांटेज मिलने के लिए समय मिलेगा। जहां तक इनका जो पुट इन्होंने खरीद रखा है, यानी कि नेट सेल का सौदा है मेरे ख्याल से ये। बिल्कुल। और जिस तरीके से दबाव दिख रहा है, खाली एक ही है कि आप अपना एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस बना ले, जो भी आपको योग्य लगता है उस स्तर के आसपास, या फिर आज का जो निचला स्तर है उससे थोड़े बहुत परसेंटेज ऊपर कैलकुलेट करके एक प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस बना करके चले और आप अपना काम कीजिए। क्योंकि पुट कॉल पर विशेष रूप में टिप्पणी मैं नहीं दे पाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं। मैं पुट कॉल पे ज्यादा टिप्पणी करता नहीं, अच्छी बात है सर। और इस बीच अर्पण शास्त्री जी ने सर यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गौरांग सर की बातें लाजवाब होती हैं। तो आपके बोलने के अंदाज के प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी आ रहे हैं। लोग सवाल कम पूछ रहे हैं, आपकी तारीफ जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। बहुत अच्छी बात है। इस बीच विनीत कुलकर्णी जी का एक प्रश्न है, और ये कह रहे हैं कि सर FMCG ETF या फिर FMCG फंड कौन ज़्यादा बेहतर है अगर FMCG पे ही खेलना है तो? ये इनका सवाल है। चूँकि आपने अभी जिक्र किया म्यूचुअल फंड का और तमाम चीज़ों का, तो शायद इनको लगा कि आपसे ही पूछ लिया जाए। ETF या फिर कोई फंड स्पेसिफिक जो कि FMCG में पैसे लगाता हो, किसमें आपको लगता है ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा इन दो में से अगर चुनना हो तो सर? देखिए, FMCG ETF ये रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज निर्णय लेते हैं कौन सी कंपनियां इसमें आती है। ज्यादातर अमूमन सभी FMCG कंपनियों का इसमें शामिल हो जाती हैं, जो भी बड़ी या मझोली कंपनी होती है। जहां तक FMCG फंड का सवाल है, यानी कि थीमेटिक फंड का सवाल है, तो वो निर्भर होता है CIO के ऊपर, और उनकी टीम जो रिसर्च एनालिस्ट होती है वो कौन से स्टॉक्स चुनती है उस पर। तो यही एक मात्र डिफरेंस होता है कि आप अगर FMCG ETF पसंद करते हैं या फिर आप कोई म्यूचुअल फंड थीमेटिक FMCG पे आधार पर कोई फंड चुनते हैं। तो यही बेसिकली कंपनी डिफरेंसेस होती हैं, और कुछ नहीं होता है। अगर आप मुझे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से FMCG ETF एक बेहतर विकल्प होगा। और यहाँ पर भी मैं इनको ये एक राय दूंगा कि आप पूर्ण पूंजी एक समय पर मत लगाइए। अगर आपको आपका नजरिया निवेश का, अगर आपके समय सीमा 3, 4, 5 साल या उससे अधिक की है, तो आप किस्तों में निवेश कीजिए। हर महीने आप जो भी बचत करते हैं वो बचत का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रतिशत के हिसाब से आप FMCG ETF में निवेश कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके आप अगर वो निवेश बढ़ाते हैं तो 3, 4, 5 साल में तो वो निवेश काफी बड़ा हो जाएगा। और जो अनुमान हमारे
पास है एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के, बिल्कुल, क्योंकि भारत देश एक खपत से चलने वाला देश है। खपत धीमी हो सकती है महंगाई के समय पर, ब्याज दरें अगर बढ़ती है तो, लेकिन खपत बंद नहीं होगी। अगर कोई डव साबुन इस्तेमाल करता है तो वो लाइफ बॉय करेगा, लेकिन नहाएगा जरूर और साबुन इस्तेमाल जरूर करेगा। और अगर कोई भारी मात्रा में कोई बड़ी टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है तो वो नीचे आकर के शायद कोई सस्ती टूथपेस्ट, लेकिन अपने दांतों की मंजन जरूर करेगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो आप मेरे ख्याल से एफएमसीजी ईटीएफ का प्रयोग करते तो ज्यादा बेहतर। एफएमसीजी ईटीएफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको विनीत जी उत्तर मिल गया होगा। और विनीत कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं, विनीत कुलकर्णी जी माफ करिएगा, कुमार ऑप्टिकल जी पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर सेंसेक्स 1 लाख कब छुएगा। आज सर अपने प्रश्न आप 1 लाख के लिए क्यों परेशान है, आपके शेयर में क्या हो रहा है इसके लिए चिंतित होइए। टिप्पणी करना चाहेंगे सर इनके प्रश्न पर कोई आप? देखिए, मैं एक साधारण सा गणित आपके सभी दर्शकों को और निवेशकों को बताना चाहूंगा जी। अगर आपने पिछले 2 या 3 साल का इतिहास ले लीजिए, ठीक है, इस साल में हमें कोई इतना बड़ा ऊपर के तरफ का दायरा नहीं मिला है, क्योंकि ये साल और आने वाला साल बहुत महत्वपूर्ण है। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल। राज्य स्तर पर चुनाव इस साल होगा, बाकी है कुछ, और अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। अब इस चुनाव को लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति हो सकती है, लेकिन मैं गणित लगाता हूं, अगर मैं 12 या 15% सालाना रिटर्न, मैं इंडेक्स की बात करता हूं विपुल, स्टॉक स्पेसिफिक आपको शायद ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी आपको 12 या 15% रिटर्न देता है, पर आप इसको कंपाउंडिंग करते हैं 5 साल के लिए, तो यहां से आप, यानी कि आज का जो स्तर है 63,000 जो भी सेंसेक्स खड़ा है, 18,700 के आसपास जो भी निफ्टी खड़ा है, अगर आप 12 या 15% एनुअल रिटर्न लेकर के उसको कंपाउंडिंग करते हैं 5 साल के लिए, तो आपका सवाल का जवाब शायद आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। इस बीच जरा संजय जी से बातचीत कर लेते हैं, और संजय जी हैं पटना बिहार से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। कैसे हैं सर को भी मेरा नमस्कार। गौरांग सर सुन रहे हैं सर आपको, और आप तक उन तक आपका नमस्कार पहुंच चुका है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर आज का प्रश्न मेरा ये है कि सर टाइड वाटर हमने लिया हुआ है 993 पे 450 यूनिट। अच्छा, 993 पे 450 शेयर। हाँ 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 सर। तो कितने समय के क्या सोच के लिया आपने? सर काफी ऊपर से नीचे करेक्ट है, और ये भी जो भी करेक्शन सर आई, मेरी जानकारी यहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आए अभी नहीं। मेरा कहने का मतलब है क्या नजरिया है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? नजरिया सर 6 मंथ का है सर। 6 मंथ का 993 पे आपने लिए हैं, और अभी 990 का भाव देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट आपके भाव के करीब है। अब इसे 5-6 महीने रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, वो गौरांग सर से पूछ लेते हैं। और पिछले 5 दिनों में हमने देखा इस शेयर में करीब 12-13% की तेज़ी देखने को मिली है। 1 महीने में शेयर करीब 14% के आसपास चला है। सर कैसे देख रहे हैं आप? अब ये काफ़ी ऊपर से गिरा शेयर, और गिरने के बाद अब थोड़ी सी रिकवरी मोड में है यहाँ पर। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 5-6 महीने का ही नज़रिया है। टाइड वाटर ऑयल में ये इन्होंने निवेश किया हुआ है, 993 की खरीद है। सबसे पहले तो ये कंपनी का नाम आपको मेरे ख्याल से साल 2 साल 3 साल में एक बार सुनने मिलेगा। जी बिल्कुल जी। और बहुत कम निवेशक होंगे, क्योंकि इसका जो फ्लोट है, जो वॉल्यूम्स है, वो भी कम होता है। अगर आप तुलना करें एनएससी बीएससी की, मुझे नहीं पता दोनों में लिस्टेड या एक में, लेकिन अगर दोनों में भी लिस्टेड है, वॉल्यूम्स अगर देखें तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि फ्री फ्लोट बहुत कम है। ऐसे शेयर में अगर आप निवेश करते हैं संजय सिंह जी, तो आपका नजरिया 6 महीने का नहीं, लेकिन 12 महीने का या उससे ज्यादा होना चाहिए। वो इसके लिए कि जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और क्योंकि ये ज्यादा फ्री फ्लोट नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, तो ऐसे शेयरों में आगे या ऊपर के तरफ के दायरे देखना को समय लगता है। और अगर आपने पिछले 10 या 15 दिनों का ऊपर के तरफ का दायरा देख करके निवेश किया है केवल छोटी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सही निर्णय नहीं है आपका। लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी है, आप अपने निवेश में बने रह सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना नजरिया 6 महीने से बढ़ा करके 12 महीने या उससे थोड़ा बहुत अधिक का करें।
तो अपना नज़रिया आप बढ़ाइए, ये आपके लिए फ़िलहाल सलाह है अगर आप निवेशित रहना चाहते हैं तो। इस बीच बहुत सारे दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उनको अगर नहीं पता है कि हमसे जुड़ना कैसे है, और आपका भी अगर गौरांग सर से कोई प्रश्न है तो 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर, जिस पे आपको व्हाट्सएप करना है। और व्हाट्सएप करिए, लेकिन सवाल विस्तार से भेजिए, जैसे कि आपने कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, नज़रिया आपका क्या है, छोटी अवधि का है, लंबी अवधि का है, किस नज़रिए के साथ आपने शेयर में खरीदारी की है। तो अगर आप उतने विस्तार से सवाल अगर हम भेजेंगे तो गौरांग जी भी आपके प्रश्नों के उत्तर उतने ही विस्तारपूर्वक देंगे। चलिए, इस बीच जो है एक आध सवाल लेकर के फिर जरा बजिंग स्टॉक्स पर का रुख किया जाए। और इस बीच अर्पण शास्त्री जी का ये भी कहना है कि सर आज जो कंपनी सूचीबद्ध हुई है उस पर आपका नज़रिया क्या है। अच्छा, ऐसे में देखता हूँ ज़्यादातर सवाल जो आते हैं सर वो रोमन में आते हैं या अंग्रेजी में आते हैं। जब आप आए हैं तो जो सवाल हैं उसमें भी सूचीबद्ध आज की जो लिस्टिंग को लेकर के प्रश्न इनका है कि आज आईक्यू की जो सूचीबद्ध हुई है उस पर आपका नज़रिया क्या है सर। तो आप कि हिंदी के भी कायल हैं, बताइए सर आज जो लिस्टिंग हुई सर कैसे देख रहे हैं आप। अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है क्या? जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उन्हें एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए या लंबी अवधि का नज़रिया इसमें रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस क्षेत्र से ये कंपनी जुड़ी है विपुल, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से लगाम खींचने में दिखाई दी थी, क्योंकि चाइना से और बाकी अन्य देशों से बहुत सारी इंफीरियर क्वालिटी के पेरिफेरल्स आइटम्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो डंपिंग होते थे और एक अनफेयर डिसएडवांटेज हमारे देश में स्थापित कंपनियों को हो रहा था। और लोगों को मेरे ख्याल से जानकारी बहुत कम थी कितना जरूरी है आपको जब आप इलेक्ट्रिकल पेरिफेरल्स, अप्लायंसेस या कंपोनेंट्स लेते हैं तो आपको सुरक्षा का कितना ध्यान में रखना चाहिए। ये कंपनी उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आईपीओ को लेकर के जो वैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन थे विपुल, वो बहुत ही अट्रैक्टिव और आकर्षित थे। इसी कारण मेरे ख्याल से एक काफी समय बाद एक आईपीओ ने इस तरीके की सफलता या फिर यशस्वी हुआ है लिस्टिंग को लेकर के। अब जिसने पैसे केवल मात्र लिस्टिंग के आधार पर बाजार में से उठाए हैं लेवरेज करके, तो आप अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से कामकाज कर सकते हैं जी। जिनके पास समय की पाबंदी नहीं है और खुद के रुपए निवेश किए हैं, तो उनको मैं राय दूंगा कि ठीक है, आज 30, 40, 35% ऊपर है, हो सकता है कल थोड़ा नीचे आ सकता है, मुनाफा वसूली आ सकती है। उसके कारण घबराए नहीं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप बने रह सकते हैं। और अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही कम है और जो मुनाफा आपको दिख रहा है लिस्टिंग प्राइस से जो अभी चल रहा है भाव, तो वो एक अच्छा मुनाफा दिख रहा है, तो वो थोड़े बहुत शेयर आप हो सकता है तो आप मुनाफा बांध लीजिए। ठीक, चलिए जरा अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और इस बीच हमारे पास जो प्रश्न भेजा गया है वो दीनदयाल जी का है और दीनदयाल जी कह रहे हैं सर आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। कह रहे हैं कि यूनिपार्ट्स इंडिया जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, अगर गौरांग सर आप इसे ट्रैक करते हो तो 3 से 4 साल के लिए 5 लाख रुपए का निवेश करना चाहता हूं, राय प्रदान कीजिए। तो सर अगर आप ट्रैक करते हो और स्मॉल कैप कंपनी इन्होंने ढूंढी है, हालांकि अगर हम देखें तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है यूनिपार्ट्स इंडिया में। टोटल बीएससी पर अगर देखें तो 2 हफ्ते में 6000 शेयरों के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लो वॉल्यूम जो कंपनियां होती हैं सर उस पर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहें। यूनिपार्ट्स इंडिया 574 का भाव देखने को मिल रहा है। देखिए, कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और हमेशा आपको जो कम वॉल्यूम्स होते हैं, अभी हमने बात करी थी एक कंपनी की, तो ऐसी कंपनियों में अगर आप ज्यादा बड़ा निवेश कर देते हैं तो आपको बेचने में बहुत तकलीफ हो सकती है। जब भी आपका निर्धारित मुनाफा आ जाता है और अगर आप बेचने का निर्णय बनाते हैं तो आप जाके देखेंगे तो खरीदार के जो पहले 5 जो ट्रेड होते हैं, एक तो वहां पर संख्या जो है क्वांटिटी कम होगी और भाव में फर्क आपको बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये एक तकलीफ हो जाती है जब आप बेचने खरीदने जाते हैं, तब भी आपको ये तकलीफ हो जाती है क्योंकि आपको चढ़ चढ़ के खरीदना पड़ता है। अगर आपको 5 लाख रुपया निवेश करना है ऐसी कंपनियों में तो आपको ये दिक्कत हो सकती है खरीदने में और बेचने में, बहुत भाव फर्क दिखेगा और आपको जो संख्या चाहिए वो भी आपको ना मिलेगी और ना ही आप बेच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये एक छोटी कंपनियों ऊपर हम अक्सर राय देते हैं विपुल कि आप क्वालिटी खरीदिए, क्वांटिटी मत खरीदिए। मैं अक्सर लोगों को यही राय देता हूं।
भले आप कम संख्या में अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें, लेकिन बड़ी मात्रा में बुरी कंपनी में शेयर खरीद लिए तो हो सकता है आपकी जो पूंजी है वो यहां से आगे बढ़ के आधी हो सकती है। तो अच्छे शेयर खरीदे, बाय क्वालिटी डोंट बाय क्वांटिटी। 5 लाख रुपए अगर आपको लगाने हैं, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं आपको चाहिए तो 5 लाख रुपया 1-1 लाख में बांट दीजिए आप। 5 क्षेत्र के दिग्गज शेयर आपके सामने रखना चाहूंगा। HDFC बैंक, जिसका विलय HDFC लिमिटेड से अगले महीने पूर्ण हो जाएगा, वो एक पहला विकल्प होगा। दूसरा विकल्प होगा L&T, तीसरा विकल्प होगा लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, माफ कीजिएगा, चौथा विकल्प होगा M&M जी। और पांचवा विकल्प होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये 5 विकल्प आपको जो है दिए गए हैं जिसमें कि आप अपना निवेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे आपके उत्तर से। लेकिन इस बीच जो है चलते हैं जरा बजिंग स्टॉक्स के ऊपर। बहुत सारी खबरें ऐसी रहती हैं जिन खबरों के चलते हम शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखते हैं। उन खबरों का असर लंबी अवधि में कैसे होगा, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ये हम गौरांग जी से समझेंगे। लेकिन एक एक करके जरा शेयरों को जो है कंपनियों को लेकर के आया जाए। सबसे पहले जरा बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। कल्याण ज्वेलर्स पे खबर ये है कि शेयर में आज एक बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है और करीब करीब करके एक नहीं बल्कि 6 ब्लॉक डील हुई है और जो है 6 ब्लॉक डील के जरिए करीब 6.4 करोड़ शेयरों ने यहाँ पर हाथ बदले हैं। बाजार जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ब्लॉक डील्स देखने को मिल रही हैं। हाल ही में कंपनी ने कई बड़े एफआई से भी मुलाकात की है। ये तमाम बजिंग खबरें यहाँ पर हैं और इसके चलते यहाँ पर जो है आज सुबह से ही एक अच्छी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। गौरांग सर, कल्याण ज्वेलर्स में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, खबरें भी हैं सर। आप अगर ट्रैक करते हो तो कल्याण ज्वेलर्स को इस समय कैसे देख रहे हैं सर आप? तो आईपीओ के समय पर विपुल हमने यहाँ पर निवेश की राय दी थी। हालांकि ये भी बता दें कि आईपीओ के समय पर मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां की थी अपने बैलेंस शीट पर, जो डेट को लेकर के दिक्कतें थी उसको दूर करने की बात थी। जो भी आईपीओ की पूंजी इनके पास आई थी आईपीओ के पश्चात, उसको लेकर के, और फिर विस्तार योजना यानी कि नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाने के लिए। और आज ये खबर हमने भी सुनी है कि काफी विदेशी संस्थागत निवेशकों से मुलाकात की है प्रोमोटर्स ने, और प्रोमोटर्स की कुछ हिस्सेदारी की बिक्री की भी खबर आई है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण ना तो कंपनी ने किया है, ना ही उन बड़े संस्थागत निवेशकों ने किया है जिसने खरीदा है। हाँ, लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आज खबर को लेकर के ऊपर के तरफ के दायरे हैं जी। ऐसे ऊपर के तरफ के दायरे में निवेश करने की राय नहीं होगी। अगर गिरावट आती है तब जाकर के निवेश। जी, चलिए इस बीच जो है आप जरा अगला प्रश्न जो है सर मझगांव डॉक के ऊपर है। यहाँ पर भी खबरें हैं और कई सारे ब्रोकरेज हाउस, अभी आप रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे थे और रक्षा क्षेत्र में ये इस कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज समेत तमाम जो कंपनियाँ हैं उनकी तरफ से यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब बाय रिकमेंडेशंस आती हुई दिखाई दे रही है। 1131 से 1231 तक के लक्ष्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर। अब इस तेज़ी के अंदर अभी आपको क्या यहाँ पर और भी ज़्यादा अपसाइड देखने को मिल रहा है? आज 9% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1148 का भाव है। कंपनी को आने वाले दिनों में रक्षा मंत्रालय से भी बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। एक महीने में 40% से ज़्यादा शेयर चल चुका है। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर और अपसाइड बाकी है? देखिए, मुनाफा हजम करना निवेशक के ऊपर होता है, आपको कितना मुनाफा कमाना है। और अब हमें तो ये लग रहा है, जैसे मैं अभी भी उदाहरण दे रहा था जब प्रोग्राम की शुरुआत करी, कि काफी सारे म्यूचुअल फंड ने थीमेटिक फंड के आधार पर डिफेंस से जुड़े हुए फंड्स इंट्रोड्यूस किए मार्केट में या लॉन्च किए हैं। और हमारा अनुमान तो ये कहता है कि जो 3 या 4 साल पहले हमारी सरकार ने नीतियां बनाई थी सुरक्षा को लेकर के, मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर के, 1 महीने पहले तीसरी सूची सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई पाबंदित वस्तुओं पर जारी की गई थी और आने वाले समय में और भी जारी होगी। बहुत जल्द हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, दौरे पर जाएंगे। वहां से भी कुछ तर्क ऐसे लगाए जा रहे हैं कि डिफेंस से जुड़ी हुई जो भारत में स्थापित कंपनियां हैं उनके साथ कुछ करार किया जाएगा जो अमेरिका में स्थापित डिफेंस कंपनियां हैं वगैरह वगैरह। ये सब एक अनुमान लगाया जा रहा है विपुल। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप निवेशित रहें। भारतीय नौसेना को बहुत बड़ा योगदान
और नौसेनाएं उपलब्ध कराती है मझगांव डॉक्स के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स। और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भी कंपनियां सुरक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इस बीच अगली कंपनी जरा लेकर के आई है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी खबरें निकल करके आई हैं और उस खबर के चलते यहाँ पर एक अच्छा मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये खबर निकल करके आई है कोचिन शिपयार्ड, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको नॉर्वे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है सर, और नॉर्वे की कंपनी से 8 कार्गो वेसल के लिए ऑर्डर कंपनी को मिला है और करीब 580 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर है। और अभी आप जिक्र कर रहे थे और अब हम आज भी देख रहे हैं कि अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर है। कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी 5% से ज़्यादा की तेज़ी ऑलरेडी यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। इसमें भी अभी क्या सर, चूँकि जो तमाम ट्रिगर आपने बताए वो उन ट्रिगरों को देखते हुए अभी होल्ड करना चाहिए, या फिर अगर नई बाइंग करनी हो तो क्या अभी की जा सकती है? यहाँ पर मझगांव डॉक जैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली कि एक महीने में 40% रिटर्न मिले हों, लेकिन एक महीने में 5-6% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। बीच में ज़रूर एक रैली में 703 तक गया था। सबसे पहला इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कमीशन किया गया था भारतीय नौसेना में, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था और 75% भारतीय जो पुर्जे होते हैं वो लगाए गए थे। ये कंपनी दक्षिण भारत स्थापित केरल राज्य में है और कोचिन में एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है इनकी। और हमारा अनुमान या फिर हमारी सोच समझ ये कहती है कि एशिया में सबसे लार्जेस्ट ड्राई डॉक शिप रिपेयर एंड शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है कोचिन शिपयार्ड के पास। लिस्टिंग के बाद कुछ समय तक काफी सुस्त रहा ये शेयर, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मेरे ख्याल से काफी बेहतर रिटर्न खड़ा करके दिया है। नॉर्वे से तो क्या, मेरे ख्याल से बाकी अन्य देशों से भी यहाँ पर ऑर्डर आएंगे और भारतीय नौसेना की तरफ से भी इस कंपनी को ऑर्डर मिलती है। निजी कंपनियां जो कि शिपिंग कारोबार में है, लॉजिस्टिक वाया सी रूट के कारोबार में, उनके तरफ से भी क्लाइंट्स बहुत बड़े हैं कोचिन शिपयार्ड के। तो एक ही राय होगी विपुल, पूरे पैसे एक स्तर पर मत लगाइए, थोड़े बहुत शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। थोड़े बहुत अभी लगाइए, बाकी अगर कोई गिरावट आती है तो उसके बाद इसमें निवेश आप अपना दोबारा भी कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े करके आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे लंबी अवधि में। अगली कंपनी लेकर के आइए, और अगली कंपनी सर ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अशोक लेलैंड के अंदर जो है खबर यहाँ पर निकल के आई है, और यहाँ पर कल जो है इन्होंने एक जो निवेशकों के साथ हुई उनकी बैठक हुई थी, उसके बाद से तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर टारगेट को बढ़ाया गया है। मॉर्गन स्टैनले और जेपी मॉर्गन ने रेटिंग जो है वो ओवरवेट की है। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग दी है। और सब ज़्यादातर लोगों के लक्ष्य जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो 175 से लेकर के 180 रुपये तक के लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में अच्छी एक मजबूती है, 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर ऑटो क्षेत्र में अशोक लेलैंड को? आप भी सहमत हैं इन लोगों से? एक विकल्प भी है हमारा निवेश के लिए लंबी अवधि के लिए, और ये एकमात्र कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल से जुड़ी हुई है। लाइट, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे मार्केट में कुछ समय पहले। और जिस प्रकार से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है विपुल ऑटो सेक्टर में, हमें लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन समय ऑटो सेक्टर का आने वाला है। और एक बहुत बड़ा परिवर्तन नतीजों के आधार पर भी अशोक लेलैंड में आते हुए देखा था। काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। तो हमें तो लग रहा है ये शायद 180 के पार जा सकता है अगर किसी के पास समय की पाबंदी नहीं है। ठीक, तो 180 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नज़रिया थोड़ा बढ़ा करके रखिए। आज अच्छी तेज़ी है, 164-65 के आसपास अब शेयर ट्रेड करता हुआ करीब 5% ऊपर होता हुआ अशोक लेलैंड का शेयर। आगे बढ़ते हैं और बात जरा टीसीएस की भी कर लेते हैं। टीसीएस पर भी आज एक खबर निकल के आई है। कंपनी की एक बड़ी डील होते होते रह गई। जी हाँ, टीसीएस की ट्रांसमेरिका के साथ 2 अरब की डील जो है वो रद्द हुई है, और जनवरी 18 में डील पर साइन के दौरान ये टीसीएस का सबसे बड़ा सौदा था, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि टीसीएस में एक दबाव देखने को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि सर अब टीसीएस को लेकर के आपकी क्या टिप्पणी है, और ये कितना बड़ा झटका टीसीएस के लिए हो सकता है, क्योंकि नतीजे थोड़े से निराश किए थे लोगों को, और अब ये एक बड़ी डील हाथ से जाने का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे?
देखिए, खबरों के आधार पर गिरावट आई और मेरे ख्याल से सुबह में जो गिरावट थी उससे अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे थे कुछ समय बिल्कुल। पहले। खरीदारी की राय है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए, और हमें लग रहा है कि सिर्फ टीसीएस के साथ ही नहीं, बाकी अन्य जो दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर भी आपको शायद इस तरीके की खबरें आती हुई दिखाई देगी, आत्मनिर्भरता को लेकर के वगैरह। इंडिपेंडेंट जो ट्रांस अमेरिका जो भी नामक कंपनी ने अपने आप को अलग करने की राय मन बनाया, क्योंकि वो अपने खुद के आईटी प्लेटफॉर्म्स खड़े करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए कोई नकारात्मक परिस्थिति है। हो सकता है विपुल के पहली दूसरी तिमाही में शायद थोड़ा बहुत दबाव नतीजों में देखने में मिले, ये एक अनुमान लगा करके हम चल रहे हैं। लेकिन अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो एक बहुत बड़ा मौका है आईटी क्षेत्र में निवेश करने की। ठीक। अगली खबर सर काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण खबर में ये है कि फुटसी इंडेक्स जो में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें उसके चलते हमने देखा बहुत सारे शेयरों में तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। पिछले कल से ही तेज़ी शुरू हो गई है, हालांकि ये बदलाव सोमवार से लागू होंगे, और इसमें बहुत सारी कंपनियां इसको लेकर के, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट भी एक रिपोर्ट लेकर के आए हैं डिटेल में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे आगे। चूँकि आपका समय थोड़ा कम बचा हुआ है तो पहले आपकी टिप्पणी ले लेते हैं इस पर। तो इसमें जो है करीब 15 से 20 करोड़ डॉलर का निवेश आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें 4 जो है अदानी ग्रुप के शेयर भी शामिल हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, ये इसमें जो है हम देख रहे हैं कि शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा वरुण बेवरेज में लगातार तेजी है, कल शेयर में स्प्लिट भी हुआ था। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज शामिल है, विप्रो है, आरआईएल को भी इसमें शामिल किया गया है। वरुण बेवरेज लगातार तेज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में अच्छी तेजी है। लेकिन एक एक करके जाएं उससे पहले, सबसे पहले तो अदानी समूह पर ही आपकी टिप्पणी जाना चाहेंगे। एक तो ये खबर सर कि इसमें इसको शामिल किया गया, कई जगहों से अदानी समूह को बाहर निकाला गया था, अब दोबारा जो है जो भरोसा लौट रहा है, क्या संकट अदानी समूह के लिए अब समाप्त हो गया है? आप इस समय अदानी समूह के शेयरों को लेकर के क्या इस समय टिप्पणी दे रहे हैं? क्या नज़रिया होना चाहिए अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, खासतौर से इन दो कंपनियों पर? देखिए, सूझबूझ, समझ और जोखिम झेलने की क्षमता, ये ध्यान में रखते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए निवेश कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अडानी समूह की कंपनी अच्छी है या बुरी है, लेकिन आपको सभी चीज को तोल मोल करके निवेश करना चाहिए। जहां तक एंट्री और एग्जिट और रीबैलेंसिंग की बात रही विपुल, जो आप अभी फुटसी को लेकर के जिक्र कर रहे थे, तो ये पहली और आखिरी बार नहीं है, इतिहास में ये कई बार हो चुका है। एमएससीआई का रीबैलेंसिंग हुआ है, सेंसेक्स 60 में एंट्री एग्जिट रीबैलेंसिंग हुई है। उसको लेकर के फंड हाउसेस में अगर इन कंपनियों में निवेश है तो जो नियम और कानून है उसके मुताबिक उनको, जो कंपनियां बाहर जाती है वहां से बाहर आना पड़ता है, और जो कंपनियां शामिल होती है या फिर उनको एंट्री मिलती है तो उन पर वहां पर खरीदारी, तो जहां पर निकलना है वहां पर सेलिंग प्रेशर आता है, और जहां पर खरीदारी होती है वहां पर खरीदारी करनी पड़ती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन हुआ था। तो ये इस एंट्री और एग्जिट, चाहे वो फुटसी हो, एमएससीआई हो, सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, इस एंट्री और एग्जिट या रीबैलेंसिंग और बैलेंसिंग को लेकर के कंपनी के कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ 1 या 2 दिन की खबर या फिर समाचार के आधार पर रिएक्शन होता है, जिससे रिएक्ट होते हैं, फिर वापस वही परिस्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो आई डोंट थिंक इस एंट्री और एग्जिट, बैलेंसिंग, रीबैलेंसिंग को लेकर के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डेफिनेटली होता है, जो भी कंपनियां अंदर आती है, जो भी कंपनियां बाहर जाती जी, इसी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पर ही एक सवाल और एक शेयर पे और जानना चाहेंगे, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, नतीजे अच्छे रहे। कल खबर आई गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने एक वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर एक प्राइम लोकेशन पे ज़मीन भी खरीदी है, और वहाँ पर वो रिहायशी मकान बनाएंगे, और वो काफ़ी पॉश एरिया है, लग्जरी मकान बनाएंगे। और इस सबके चलते कल भी तेज़ी देखने को मिली, आज भी शेयर मोमेंटम में ही देखने को मिल रहा है। अब 1550, 1560 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, अभी इस सेक्टर के अंदर कितनी जान आपको दिखाई दे रही है, रियल एस्टेट के अंदर? मेरे ख्याल से जान तो बहुत बाकी है, लेकिन जोखिम भी उतना ही है, क्योंकि इतने सारे अनुशासन और नीतियों में परिवर्तन हुआ, रेरा को शामिल किया गया, तो जो पहले डिसिप्लिन नहीं था तो डिसिप्लिन आ गया है। लेकिन अभी भी हाई बीटा सेक्टर है। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी, ये कुछ कंपनियां हैं जो हमारी खरीदारी की सूची में है। और महाराष्ट्र में भी पर अगर देखने जाए तो राज्य सरकार ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़े नियम में बदलाव किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत विपुल इस क्षेत्र को यह है कि हर एक राज्य में जो भी सरकार हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस दे, और जो अप्रूवल्स की सूची है
उसमें कमी की जाए, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स उसको चाहिए। जी बिल्कुल। इस बीच कुछ एक सवाल और लेते हैं और फिर उसके बाद से आपको सर, अब चूंकि समय भी हो गया है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इंगरसोल रैंड पे सर सवाल आया है, अगर आप ट्रैक करते हो, हरप्रीत कौर जी हैं, वो कह रही हैं कि कंपनी ने जो है रूट्स कंपनी को जो है एक्वायर किया है, क्या इसका लंबी अवधि में असर होगा? और इंगरसोल रैंड इन्होंने शायद खरीदा हुआ है, लॉन्ग टर्म में जानना चाह रही हैं कि आप अगर ट्रैक करते हो तो कैसा लग रहा है आपको? हाल फिलहाल तो मुझे याद नहीं है स्पष्ट रूप से बिल्कुल, लेकिन एक समय पर कवरेज हुआ करती थी। और कंपनियां जब भी अधिग्रहण करती हैं जी। तो वो एक ध्यान में ये रखती है कि उनके अधिग्रहण से फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो होता है वो किस तरीके से मौजूदा कामकाज को या फिर कंपनी को फायदा दे सकता है। इसी तर्क के आधार पर ये इंटीग्रेशन फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं और खरीदारी करते हैं कंपनियों पर, सो दैट इट बिकम्स अ सिंपलिस्टिक प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन। कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है, और मैं अनुमान करता हूं, अनुमान रखते हुए ये कह सकता हूं कि जो भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को खरीदारी की गई है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल साबित हो सकती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस बीच ये विनीत कुलकर्णी जी कह रहे हैं कि सर एक इंफ्रा स्टॉक खरीदें या फिर इंफ्रा के ETF ले लें जिसमें 10-15 शेयर होते हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई एक कंपनी में निवेश कर दें या कोई ETF लें जहाँ पर 10-15 कंपनियों का निवेश होता है? ठीक, यहाँ पर भी अगेन इंडिविजुअल कंपनी में अगर आपने कंपनी अच्छी पसंद की तो रिटर्न बेहतर मिल सकता है। ETF में कंजर्वेटिव रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक बंच ऑफ कंपनीज का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को देखते हुए फिर आपको रिटर्न गाना है। तो दोनों विकल्प अच्छे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल कंपनी को चुनना है तो हमारी 3 कवरेज है, L&T, KNR कंस्ट्रक्शंस और PNC इंफ्रा। ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन हाँ, ये कंपनियों में निवेश करने से पहले थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर लें। और अगर आप इतनी तकल्लुफ नहीं उठाना चाहते तो जाहिर है आप ETF पसंद कर सकते हैं। ठीक। सर, चूंकि आपके पास भी समय की कमी रहती है तो आज आपने कुछ शेयर निकाले हैं जिसका हमारा एक खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, और आप जैसे विश्लेषक एक्सपर्ट जो है बहुत चुन चुन के मेहनत करके हमारे दर्शकों के लिए कुछ शेयर निकालते हैं। तो आज तोहफे में कौन से शेयर आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो ये वापस ये पहले तो डिस्क्लोजर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, तो आपके पास जो समय सीमा है वो साल 1.5 साल या उससे अधिक हो उतना बेहतर है। एक का तो जिक्र हमने कर ही लिया, अशोक लेलैंड, जब हम बात कर रहे थे खबरों के आधार पर। और दूसरी एक निजी क्षेत्र की छोटी मझोली बैंक है जिसका नाम है फेडरल बैंक। ये भी एक दक्षिण भारत स्थापित बैंक है। बहुत बेहतरीन परिवर्तन परिणाम के आधार पर होते हुए दिखा है हमें। और दोनों के लक्ष्य, हमने फेडरल बैंक के जो लक्ष्य वो करीबन 165 के लक्ष्य हैं। अशोक लेलैंड फिलहाल 180 का लक्ष्य है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है नतीजों के आधार पर इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, तो जरा एक एक करके जरा फिर से जरा स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लेकर के आइए और अपने दर्शक को बता दें लंबी अवधि के लिए यहाँ पर निवेश की सलाह आपको दी गई है। एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। गौरांग जी के पसंदीदा शेयर कौन कौन से हैं? तो अशोक लेलैंड पे खरीदारी की सलाह है यहाँ पर 180 रुपये के लक्ष्य के साथ। तो यहाँ से एक ठीक ठाक अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 13-14 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। अगली कंपनी जिस पर खरीदारी की सलाह दी गई है वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर अभी 124 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ और 165 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है। आगे अगर कोई और शेयर हो तो दिखाइए। चलिए, इस बीच इन दो कंपनियों पे आपको निवेश करने की सलाह है लंबी अवधि के लिए। चलते चलते सर, एक विकास जी कह रहे हैं कि सर क्या हीरो मोटोकॉर्प पे बेचने का समय आ गया है? इनको पता है कि आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर छोटी सी टिप्पणी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सर, अभी हमने देखा म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी बिकवाली की है हीरो मोटोकॉर्प पे, तो क्या अभी जिनके पास है उन्हें निकल जाना चाहिए? देखिए, हमारे लक्ष्य के करीब है, तो अगर आपको ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं है तो थोड़ा बहुत मुनाफा आपको समेटना भी चाहिए। और अगर यही मुनाफा आपको फिर से निवेश करना है किसी और ऑटो क्षेत्र की कंपनी में, तो 4 व्हीलर्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में 2 और पसंद है हमारी। एक है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M और दूसरी है टाटा मोटर्स। ठीक, कोई डिस्क्लोजर सर चलते चलते आपकी तरफ से? जो भी कंपनियों के बारे में हमने आज बातचीत की है, हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से महत्वपूर्ण समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताने के लिए। निश्चित रूप से उनका ज्ञान और समृद्ध होगा, शेयर बाजार के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी। और जब भी समय मिले सर, थोड़ा बहुत समय जो है हमारे दर्शकों के लिए आप निकालते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।